नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी सातवीं बेटी, जिसे लिखा है रीता शुक्ल जी ने। अक्सर मुझसे लोग यह पूछा करते हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? और मेरी ज़बान पर एक शब्द आता है, भोजपुर। फिर लोग थोड़ी आश्चर्यचकित मुद्रा में पूछा करते हैं, पर बोलचाल से तो भोजपुर की बिल्कुल नहीं लगती। मैं मुस्कुरा देती हूँ। वर्षों से हिंदी पढ़ते पढ़ाते, लिखते बोलते उसकी शुद्धता के एहतियात का ऐसा अभ्यास हो गया है कि भोजपुरी का हल्का सा परिचय भी मेरी आवाज़ में उभर नहीं पाता। मध्य प्रदेश से व्यवसाय के लिए आए जोशी परिवार ने इस आदिवासी इलाके में 5 वर्षों से लगातार अपनी मैत्री का सिलसिला मेरे साथ बांध रखा है। मिसेस जोशी हर रविवार की शाम मेरे लॉन में बैठकर बिताती हैं। हर कटी छटी मखमली धूप पर उछलते मेरे पालतू खरगोशों को मोहित सी देखती वे प्रायः बातचीत का सिरा एक हल्के विनोदी लहजे में उठाया करती हैं। तुम हर रविवार को अपने घर की पूरी व्यवस्था बदल डालती हो। मैं जब आती हूँ कुछ ना कुछ नयापन मुझे मिलता ही है। वासवी, तुम कहीं से भी मुझे भोजपुर की नहीं लगती। मैं हंसकर पूछ लिया करती हूँ, क्या भोजपुरियों के कुछ अलग निशान हुआ करते हैं? सिर पर सींग, पीछे पूंछ या और कुछ? वे उदाहरण दे देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हैं। बुरा मत मानना वासवी, इलाहाबाद से चलकर जब जमशेदपुर आने लगती हूँ तो बक्सर और उसके आसपास से ही बड़ी बड़ी तेल पिलाई लाठियों में लपेटी गठरियाँ लिए देहातियों का झुंड भोजपुर की लठमार गालियों की बौछार के साथ जहाँ तहाँ दिखाई पड़ने लगता है। सीधे पल्ले के लंबे घूंघट का छोर उठाकर आंखें मटकाती औरतों का रेला और उनके साथ मूंछ पर ताव देते बीड़ी का कश लेते देहाती लड़कों का अनुशासनहीन जमाओ। आरा जिला घर बा, कबन बात के डर बा वाला उनका उजड्ड पोज देख देख कर सिर में दर्द हो जाता है। कान के पास बैठकर बिरहा के राग में बेसुरे फिल्मी गीत गाएंगे। चेन खींचकर जहाँ मन हो वहाँ उतर जाएंगे। खैर, उनकी बात तो छोड़ो। पढ़े लिखे हज़ारों रुपए कमाने वाले अफसरों के घर का भी वही हाल है। जाकर देखो मिस्टर दुबे के यहाँ 1,500 रुपये महीने में कमाते हैं, लेकिन सामने बरामदे में एक रंग उड़ी टूटी खाट बराबर खड़ी मिल जाएगी। भीतर सोफे पर बच्चों के जांघियों से लेकर बीवी का मैला ब्लाउज, चीकट गमछे, पसीने की बदबू से भरी बनियानों तक पसरी दिखाई पड़ेंगी। ड्राइंग रूम के कोने में गेहूं की बोरी रखी रहेगी और तो और भर भर चुटकी सिंदूर तेल सनी मांग में उड़ेल कर मैला आंचल ओढ़े मिसेस दुबे तुमसे बात करते समय भी सूप चलनी का मोह नहीं छोड़ पाएंगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम्हारा यह सलीका, यह सुरुचि बोध मुझे भ्रम में डालता है। क्या तुम सचमुच भोजपुर की हो? मैं परिहास में बात टाल देती हूँ। चलिए, यही मान लीजिए कि मैं आपके मध्य प्रदेश की हूँ। अब तो हुआ। लेकिन मेरा परिहास मिसेस जोशी की आशंका को संतुष्ट नहीं कर पाता। कौन कहता है कि मैं भोजपुर की नहीं हूँ? वहाँ का एक एक संस्कार मेरे अवचेतन में कस्तूरी बनकर रचा बसा हुआ है। मिसेस जोशी के प्रशंसात्मक वाक्य एकांत में कनगोजर के हजारों पैरों की तरह मेरे कानों में सुरसुराने लगते हैं। क्यों भोजपुरियों के लिए इतनी अवमानना उनके भीतर भरी है? क्या ट्रेन के सफ़र में देखे गए मुट्ठी भर भोजपुरियों के आधार पर ही उनके जीवन की तमाम गहराइयों में उतरा जा सकता है? भोजपुर की गंवाई मिट्टी में अनेक सड़ी गली मान्यताओं के कीचड़ पानी की दुर्गंध के बावजूद पीड़ा में सिहरते पीत कमल से जो जीवन पलते रहते हैं,
उनके लिए मोह इस सुदूर अरण्य नगरी में आकर बस जाने पर भी मेरी सारी शिराओं में पिघलता रहता है। लॉन की कटी छटी दूब और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की छपाई के पर्दे मेरे व्यक्तित्व, सौंदर्य बोध अथवा शहरी संस्कार की गवाही भले ही दे रहे हों, पर माँ के गर्भ में पाए गांव के संस्कार, बचपन में सुनी गांव की कहानियाँ और जीवन में केवल एक बार उस छूटी हुई जिंदगी का प्रत्यक्ष साक्षी मन घूम फिरकर उसी दर्द को बार बार दोहराता है। कल मिसेस जोशी पड़ोस के एक समाचार को चुटकुला बनाकर सुना गई। जानती हो वासवी, मिस्टर दुबे के यहाँ 7वीं लड़की पैदा हुई है। जोशी जी हाल चाल पूछने गए थे तो बेचारे दुबे कुनाई वाले चूल्हे पर उबलते हल्दी गुड़ में उल्टी कलछुल चला रहे थे। सच वासवी, पढ़ लिख कर भी जितना पुरातन पंथी मैंने मिस्टर दुबे को देखा उतना और किसी को नहीं देखा। देखना, इनके 12 लड़कियां होंगी और लड़का एक भी नहीं। वे अपनी भविष्यवाणी पर एक संतुष्टि भरी हंसी हंसती चली गईं। मुझे हंसी नहीं आई। 12 लड़कियों की यह बात मेरी उंगली पकड़कर मुझे 12 साल पीछे खींच ले गई। माँ, कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी वसूली? वही अपने ब्याह वाली। अच्छा सुन। 5 साल के हम थे, 10 साल के तेरे बाबूजी। बीच में था आम का बगीचा और दोनों ओर 2 गांव। तेरे आजा हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल से ही सटा हमारा घर था। छुट्टी की घंटी सुनते ही सारे लड़के अपनी स्लेट किताबों की झोलियां उठाकर घर की ओर भागते और तेरे आजा हमारी दालान पर चढ़कर हाँक लगाते, लक्ष्मी, एक लोटा पानी दे दो बिटिया। हम छोटी सी भगई के ऊपर गाथी बांधे लोटे के बोझ से लड़खड़ाती उनके पास चली आती। ऐसे ही साल पर साल बीतते गए। एक दिन माँ ने हमें चरगज्जी पीली साड़ी पहनाई और माथे पर आंचल डालकर उसका छोर कमर में मजबूती से खोंचते हुए कहा, जाकर गोड़ लाग लेना, आज से ये तुम्हारे ससुर हुए। हमारी कपकपाती हथेलियों से लोटा फिसलकर नीचे जा गिरा। फूल की तस्तरी में रखा बताशा छितरा गया। तेरे आजा हो कर हंस जो पड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर 2 साल और कटे। हम 12 साल के हुए। तब एक दिन माँ ने लोटे में हाथ डालकर बिलखना शुरू किया। उधर से लगन आया था। फिर पंडित ने मड़वा का, हल्दी का, मटकोड़ का दिन विचारा और हम नाउन की अखबार में बंधे। बैलगाड़ी के ओहार में सिसकते आम का बगीचा पार करके ससुराल चले आए। फिर कुछ नहीं, एक लंबी सांस और थोड़ी देर का मौन। मेरी छोटी छोटी हथेलियों से खिंचता माँ का पाढ़दार आंचल और कहानी का अगला सुर। तेरे आजा थे 3 भाई, बहुत बड़ा परिवार। 5 सेर आटे की रोटी बनती, बनिहारों के लिए कलेवा अलग। 10 सेर का भात सींचता। दिन भर लकड़ी का धुआं, भात का तसला, आटे की परत और 4 पहर रात गए तक सास, चचिया सास और देवर नंदों के जोड़ में कूल्हों पेरे तेल की मालिश। वे दिन भी बीते, तब सास सरक जा चुकी थी। ससुर ने बंटवारे के बाद शहर में छोटा सा मकान बनवा लिया। फिर तेरे बाबूजी की नौकरी लगी और हम गांव छोड़कर पटना चले आए। कहानी खत्म? माँ की आंखों में नींद क्यों नहीं है? घनी बसवारी, बड़े बड़े आम के पेड़ों से घिरा वह छोटा सा गांव, बोसरी की कुरेदी गई चिंगारियों सा बार बार मेरे भीतर सुलगा जा रहा है।
माँ की कहानियों का झूमता महकता गांव अनदेखा होते हुए भी मेरे लिए बहुत करीब था। अब भी कच्चे घर के पिछवाड़े रात रात भर महुआ टपकता होगा, टप टप टप। ठाकुरबाड़ी में हर सिंगार के फूलों का एक मोटा गलीचा बिछ जाता होगा। चार चार भैंसों और एक चितकबरी गैया के मीठे दूध को औटाकर उसकी मलाई निकाली जाती होगी। बीजू आम के बोरे आंगन में उलट दिए जाते होंगे और रस की एक एक परत मोटे कपड़े पर फैलती अमावट के खटमिठे स्वाद में बदलती जाती होगी। खेतों की मेड़ पर बैठकर कच्ची उम्र की किशोरियाँ अचार के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ चने का साग खोंट खोंट कर खाती होंगी। मेरी जीभ पर उतरते हरे चने का रस भरा स्वाद मेरी बाल कल्पना को अधूरी छोड़कर प्रायः गांव की धूल भरी पगडंडियों की सोंधी महक में डूबने के लिए तड़प उठता। होश संभालने के बाद पटने से गांव जाने का पहला संयोग मिल पाया मैट्रिक के पर्चे पूरे करने के बाद। मझले आजा के बेटे अपने किसी काम से पटना आए थे और मैं उनके साथ लग गई। माँ ने बताया था वहाँ तेरे आजा हैं, दोनों के दो बेटे, एक ये रामशंकर और दूसरे बिरेसर काका जिनकी 7 बेटियां ही हैं। सब तेरी बहनें लगेंगी। बस हमें एक पक्के कुएं के पास उतार कर चल दी। हम पैदल चलने लगे, आगे आगे रमाशंकर काका और पीछे मैं। मेरे मन की धुक धुकाहट बढ़ती जा रही थी। इतनी घबराहट तो इम्तिहान का पहला पर्चा पाकर भी नहीं हुई थी। रमाशंकर काका गांव का नक्शा समझाते जा रहे थे। 4 टोल हैं, तीनों, पाँचों, आठों बाभनों और राजपूतों के, और चौथा चमर टोला, लेकिन रहते उसमें गोंड, गोप, कोयरी, कुर्मी सब हैं। वो देख, सामने जो बगीचा दिखाई पड़ रहा है उसी में गांव का स्कूल है। जोगिंदर, रविंदर, सुरेंद्र तीनों उसी में पढ़ते हैं। मैंने पूछा, और काका लड़कियां? गांव की लड़कियां पढ़ेंगी? तू एकदम जाहिल है बसूली। उन्हें तो धान कूटना, गेहूं पीसना, रोटी पकाना यही सब सीखना है बस। तेरी तरह मैट्रिक पास करके वे करेंगी भी क्या? गांव में जन्मी, गांव में ही ब्याही जाएंगी, और क्या। वैसे भी बिरेसर भाई को लड़कियों को पढ़ना एकदम नहीं सुहाता। फिर 2-4 हों तो एक बात भी है, यहाँ तो 7 हैं। मैं सहम कर रह गई। पता नहीं गांव में मेरी पढ़ाई को लेकर क्या धारणा बने। बैलों के पीछे पीछे दूर से चले आ रहे एक बुजुर्ग को दिखाकर काका ने कहा, ये बाबूजी हैं, तेरे मझले आजा। मार्किन की लंबी गंजी और धूल के रंग की धोती से झलकती दुबली पतली काठी मेरी निबंध की किताब में भारतीय किसान का जो हुलिया दिया गया है, ठीक वही। मुझे देखकर वे ठमक गए। ई कौन रे रमाशंकर, बड़कू की पोती है का? कैसे कैसे गांव आने का मन हुआ बिटिया। मेरे पैर छूने से पहले ही उन्होंने मुझे उठा लिया। ना ना, लक्ष्मी से पैर नहीं छुआते, जा घर जा, हम शाम तक लौटेंगे। माँ ने ठीक ही बताया था। घनी बंसवारी, बीच से रास्ता बना हुआ, दोनों ओर से हरे कच्चे बांस लचक लचक कर पास बुला रहे थे। पर काका ने कहा, छूना नहीं बसूली, बांस की कड़ी पत्तियों से हाथ छिल जाएंगे। काका, कितने बड़े बड़े आम। मैं बगीचे में आकर उछल पड़ी थी। शाम को बिमली, शमली, बिंदा, सुरसती के साथ आना, लेकिन पेड़ पर बंदर रहते हैं, डाल हिलाएगी तो खौखियाते हुए लपक पड़ेंगे। मैं समझ गई थी काका चिढ़ा रहे हैं। आधी खपरेल, आधी ढलाई की छत वाले एक पुराने से मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काका ने कहा, देख बसुली, यह पक्का हिस्सा बड़का बाबूजी तेरे आजा ने बनवाया था। इधर गाय बैलों का बथान,
बगल में यह कुआं इतना चौड़ा और गहरा कि हाथी डूब जाए तो थाह नहीं मिले। गांव भर में पहली बार हमारा ही कुआं खुदा था। तब हम बहुत छोटे छोटे थे। तेरी माँ का तुरंत ब्याह हुआ था। बड़का बाबूजी के पास से घर की मरम्मत तक नहीं हुई। सब टूटने फूटने लगा है। झड़ते चूने नोनी लगी दीवारों वाले दालान को पार कर मैं कच्चे आंगन में उतरी। एक टूटी सी खाट पर छुटका आजा पड़े हुए थे। खुले बदन में हड्डियां ही हड्डियां। सांस की धोकनी सी चाल से छाती भाती पनी फूल रही थी, पिचक रही थी। बिछावन में तेल और पेशाब की मिली जुली गंध। मेरा मन मिचल उठा। वे बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे। दोनों पैरों पर लकवे का असर था 2 सालों से। मुझे देखते ही मटमैले आंचल को समेटती रमाशंकर काकी, चिथड़ों में लिपटी जापानी गुड़ियों सी 4 छोटी छोटी लड़कियां और मझली छोटी आजी मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गईं। मझली आजी नाटी, सांवली पर हंसमुख औरत थी। मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई वे काकी से बोली, टुकुर टुकुर मुँह निहारती है भला। यह नहीं होता कि दौड़कर पानी पीढ़ा लाए। तेरी माई कैसी है बचवा? आहा, वही तो मेरी असली कनिया थी। रात रात भर गोड़ दबाती, कभी एक दिन भी लुगा खुद धोने नहीं दिया। मैंने माँ की दी हुई चीज़ें निकालकर आजी के हवाले की। सबके लिए जोड़कर साड़ियाँ, कपड़े और मिठाई। मझली आजी ने सब कुछ समेटकर एक किनारे धर दिया और मेरे लिए सोन पापड़ी लाने अंदर चली गईं। इस बीच गुड़िया सी फटे जांघिए के ऊपर उभरा गोरा गुलथुल पेट हिलाती बिंदा बड़े निर्भीक भाव से दिदिया दिदिया करती मुझसे सट कर बैठ चुकी थी, जैसे परसों पुरानी पहचान हो। दूसरी लड़कियां ललचाई नज़र से कभी मेरी ओढ़नी, कभी मेरी सैंडल, तो कभी मेरे पीछे रखे मिठाइयों के डिब्बे को दूर से ही घूर रही थी। नन्ही बिंदा ने ही परिचय दिया, ई चंदा हुई, ई रमुली, ई शमलिया, ई हमरो से छोट बबुनी, अब की बबुआ होई। छोटकी आजी ने बिंदा सहित सबको मेरे पास से भगाने की बार बार कोशिश की, पर ना बिंदा टली और ना मैंने उसे टलने ही दिया। 4-5 साल की वह बच्ची मेरी सबसे बड़ी गाइड बनी हुई थी। उसी ने खबर दी, माई बेराम बिया। मैंने बरामदे में बैठे बैठे ही घर के चारों ओर की स्थिति का अनुमान लगा लिया था। धुएं से काली पड़ी सबसे नीची खपरेल की कोठरी में पसीने से तरबतर, गमहौरियों से लिथड़ा रमाशंकर काकी का रुआंसा मुंह, चारों तरफ मक्खियाँ, धूल, गंदगी और उसमें लोटती पोटती छुटकी काकी की 7 बेटियाँ। सबसे बड़ी सुरसती तब 13 वर्ष की होगी, पर सीधे पल्ले की साड़ी पहन मकड़ी के जाले से उलझे बालों का हाथों से लपेटा गया रूखा जूड़ा बार बार संभालती वह अभी से पूरी औरत बन चुकी थी। कभी 1.5 साल की बबुनी को कमर पर लाद कर बहलाती, कभी अंधेरी कोठरी में कराहती माँ के पांव दबाती, कभी सबके लिए भात परसती दीदी कहकर। जब वह पुकारती मुझे बड़ा अजीब लगता। आज तक मैंने कभी खुद खाना निकाल कर नहीं खाया था। मैं उससे 3 साल बड़ी थी। फिर भी गांव की जिंदगी ने सुरसती को असमय ही कितना जिम्मेदार बना दिया था। उसकी भाग दौड़ और लाचारी देखकर मेरा मन घबरा उठता। थोड़े ही समय में बहनापा जोड़कर वह पूरी तरह मेरे साथ घुल मिल गई। मैंने अनुमान लगा लिया था कि इन लड़कियों की हालत मिट्टी के उन छोटे छोटे टुकड़ों की सी है जो खलिहान से उठाए गए अन्न के दानों के साथ साथ घर के भीतर आ तो जाते हैं, लेकिन अनाज की सफाई में लगी बेरहम उंगलियां उन ढेलों को चुन चुन कर फेंकने की खीज में उन्हें मसलने से भी बाज नहीं आती। रमाशंकर काका के 3 बेटे अनाज के पुष्ट दाने थे। खाँटी तेल से चिकनाए लट्ठे के कड़कड़ाते कुर्ते पजामे में संवारे गए।
उनके लिए छिपाकर सोन पापड़ी, बताशे और मलाई रखी जाती और छोटकी काकी की बेटियों की ललचती जीभ को आंखें तरेर कर बरस दिया जाता। आश्चर्य तो इस बात का था कि दोनों आजियों का दुरदुराना भूलकर वे मिट्टी सनी कठपुतलियाँ सारा सारा दिन एक कटोरा माड़ भात पर काटती घर में डोलती रहती। मैंने अपने घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया था। मेरी आजी ने तो अपनी इकलौती बहू की कोख से लक्ष्मी जन्मने की मनोतियाँ भी रख डाली थी। तब शायद इसीलिए कि माँ के बेटे तो 2 थे, पर कन्यादान का पुण्य देने वाली बेटी एक भी नहीं। लेकिन यहाँ वीर शेर काका की इतनी सुंदर सुकुमार बेटियों को भारी बोझ मानकर बार बार क्यों अपमानित किया जाता है। मेरा मन हो रहा था मैं उन सबको समेट कर लिए दिए पटना चली जाऊं, फिर सबको ढेर सारी मिठाइयाँ मंगा कर खिलाऊं। लाल नीली घेरेदार फ्रॉक में वह बिंदा कितनी प्यारी लगेगी। उस रात खुले चबूतरे पर दरी डालकर मझली आजी, सुरसती, मैं, बिंदा हम सब सोए। अचानक छोटी आजी के धड़ धड़ा कर उठने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वे रमाशंकर काका को जगाकर जल्दी गाड़ीवान को बुलाने के लिए कह रही थीं। काकी की तकलीफ़ बढ़ गई थी। बीरेसर काका बाहर रहते थे। उनकी गैर हाजिरी में कुछ हो हवा जाए, आजी को इसी का डर ज़्यादा था। वैसे भी घर की 7 बेटियों की राक्षसी सेना देखकर वे किटकिटाती रहती थीं। ना जाने कैसे वंश चलेगा, पर 7 बेटियां। बड़की कन्या के 3 बेटे हैं, मझली के एक यही बसुली है और 2 बेटे। पर इस करमजली के भाग में तो सतभंभा लिखी थीं। उन्होंने सुरमती के मुंह पर से आंचल नोच कर गुहार लगाई, सुरसतिया, गाड़ी में बैठ जो माई के संगे, हम पीछे से आवत बानी। सुरसती के साथ मैं भी उठकर गाड़ी में बैठ गई। काकी का गोरा मुंह दर्द की बार बार उठती लहर का सबूत देता रह रह कर काला पड़ जा रहा था। पीछे पीछे काली माई बरम बाबा को सुमिरती छोटकी आजी चली आ रही थी। बक्सर अस्पताल के सामने बैलगाड़ी रुकी। काकी को स्ट्रेचर में डालकर अंदर ले गए। बरामदे की बेंच पर बबुनी को गोद में लिए सुरसती, मैं और छोटकी आजी। सुरसती ने सुबकते हुए धीरे धीरे कहा, माई कह रही थी इस बार भी जो लड़की हुई तो नमक की पोटली उसके मुंह में खोंच कर वह खुद भी जहर खा लेगी। मैं मन ही मन कांप उठी। कहीं फिर लड़की हुई और काकी ने सचमुच ही जहर खा लिया तब? माँ ने बताया था कि ब्याह कर आई थी तो सोने की छड़ी सी चमकदार छोटकी काकी पान फूल से भी नाजुक थी। हंसती तो मकई के उजले दूध भरे दाने से दांत चमचमा उठते। काकी का वह रूप तो अब सपना ही बनकर रह गया था। मैंने भी छोटकी आजी की देखा देखी काली माई का नाम रटना शुरू कर दिया। माँ बराबर कहा करती, हमारे खेत बघार अलग हो गए तो क्या, खून का रिश्ता कभी अलग नहीं होता, वही हमारा कुल परिवार है। आज हम शहरी हैं तो क्या, हमारी जड़ तो उसी गांव में है। उससे कट कर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सोच सकते। शादी ब्याह, जन्म मरण, सुख दुख, कोई भी परोजन गांव वालों के बिना कभी नहीं शोभेगा। मेरी यह छोटकी काकी मुझे गोदी में लेकर दूध भात खिलाया करती थी। जब मैं 2 साल की थी तब माँ बाबूजी गांव छोड़कर शहर आए थे। काकी 8वीं बार दर्द सह रही थी। इसके पहले हर बार चमर टोले की फुलिया आकर घर में ही सब संभाल जाया करती थी, पर इस बार 4-5 दिनों से छटपटाहट थी और पहले की तरह आसानी से काम निपटता ना पाकर फुलिया ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। सुरसती की गोदी में बबुनी सो गई थी और उसे बहलाने के लिए मैंने बातों में लगा लिया था। सुरसती, छुटका काका कब आएंगे?
कहाँ दीदिया, बाबूजी तो साल में बस 2 बार आते हैं, फगुआ और दशहरा। 8-10 दिन जो ठहरते हैं उसी में हमारी जान सांसत में होती है। क्यों, वे तुम लोगों को प्यार नहीं करते? उसने फुसफुसा कर कहा। आने के बाद 1-2 दिन तो ठीक रहते हैं, फिर ना जाने उन्हें क्या हो जाता है। लात मुक्का जूता लाठी सब उठा लेते हैं, माई से लेकर बबुनी तक किसी को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं सबको बेच दूंगा। अच्छा हुआ जो अभी यहाँ नहीं है। क्यों, अभी रहते तो आज ही उनसे अस्पताल का खर्च मांगती और वे अपना सारा गुस्सा इस हालत में भी माई पर ही उतारते। मैं चुप हो रही। छोटे काका को समझने के लिए सुरसती का यह छोटा सा बयान ही काफ़ी था। छुटकी काकी की कराहती हुई आवाज़ याद कर मेरा गला रूंध आया। कसाई खाने में जिबह के लिए ले जाए जाने वाले बकरे की आंखों में जैसे उसकी आत्मा की सारी कचोट आकर समा जाती है। स्ट्रेचर पर लदी छुटकी काकी की आंखों में आशंका और करुणा की वही छलछलाहट देखी थी। वे आंखें मुझसे सही नहीं जा रही थीं। भीतर से दोनों हाथ पोंछती सफ़ेद चोगा झुलाती मोटी डॉक्टरनी निकली। उसके पीछे एक काली कलूटी नर्स थी। देखने में मद्रास की लग रही थी। हमारा कलेजा कांप उठा। आजी की आंखें बंद थी और होंठ जल्दी जल्दी हिलने लगे थे। डॉक्टरनी ने आजी का कंधा छूकर कहा, लड़की हुई है। और आजी पुक्का फाड़ कर रो पड़ी, राग बांध कर ना जाने क्या क्या कहती हुई। मैं सुरसती का हाथ पकड़कर अवाक खड़ी रह गई थी, किसी अघटनीय की संभावना से भयभीत। कहीं काकी ने सचमुच जहर खा लिया तो? सुर में बंधी आजी की रुलाई अस्पताल के सूने बरामदे में गूंज रही थी। पीछे खड़ी नर्स ने कुछ देर ठहर कर टूटी फूटी हिंदी में कहा, ए बूढ़ी, सोहर नहीं गाना, अस्पताल है, समझी? छोटी आजी ने झमक कर रोना बंद करते हुए उसके मुंह के सामने हाथ नचाकर जोर जोर से गालियां दे डाली। मर विपतिया लगवनी, सोहर गावतानी की रोवतानी रे। खैरियत थी कि नर्स के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और वह आजी को खपती समझकर हंसती हुई अंदर चली गई। 12 साल उस बात को बीत गए। गांव की जिन मिली जुली यादों को लेकर मैं दूसरे ही दिन पटना चली आई थी, उनमें नीम की पत्तियों के कड़वेपन की मात्रा अधिक थी। मुड़ मुड़कर पीछे देखने की मीठी कोशिश कम। वह कोशिश महज 2 गोल गोल नीली आँखों के प्यार में सिमट कर रह गई थी। बगीचे के छोर तक पहुँचाने आई हुई बिंदा ने ओढ़नी से लटक कर मचलते हुए कहा था, दीदिया हमहू साथे जाइब। और सुरसती बार बार समझाने पर कि दीदिया फिर आएगी, वह टुकुर टुकुर ताकती। उसी फिर आएगी के झूठे आश्वासन से बंधी पीछे छूट गई थी। भीगी आंखों में अपनी स्वरहीन सहानुभूति उड़ेल कर मैंने सुरसती की ओर से मुंह मोड़ लिया था। मैं दोबारा वहाँ नहीं गई, जा नहीं पाई, यही कहूँ तो बेहतर। छुटकी काकी अपनी 8वीं लड़की के होने पर जहर नहीं जुटा सकी। तब 9वीं के होने पर भी उसे जहर कहाँ से मिलता, लेकिन जहरीली तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बन चुकी थी। चुपचाप बड़ी बड़ी हड्डियों में उबलते धान सी वे सींचती रहीं, उबलती रहीं। उनकी छाती में भी तो सपनों का एक संसार बसा होगा। उनकी बेटियां राज करेंगी, सुख से रहेंगी, पर राज राजियों से उनके रूप को, बेटे बेटियों में स्वर्ग और नरक का फर्क मानने वाली गांव की हवा ने कीचड़ मिट्टी में लपेट जो दिया था। गांव से आए एक लड़के ने खबर दी थी, बीरेसर काका का जुलूस तो बढ़ता ही जा रहा है। 15 रोज हुए उन्होंने अपनी लड़की बिंदा को फुटबॉल की तरह उछाल कर फेंक दिया था। उसकी एक टांग टूट गई है, लंगड़ाकर चलती है। किसी तरह छुटकी काकी दोनों छोटी लड़कियों को लेकर नैहर चली गई हैं।
बिंदा और उसके ऊपर की सभी लड़कियां छोटकी आजी के पास हैं। काकी कह गई हैं अब कभी नहीं आएंगी। भाई भौजाई के यहाँ कूट पीस कर गुजारा कर लेंगे। बीरेसर भाई की देखा देखी बड़कू के तीनों लड़के भी लड़कियों को जहाँ पाते हैं धुन देते हैं। बड़ी खराब दशा है वहाँ की। माँ की आंखों से 2 बूंद आंसू चू पड़े थे। छोटकी के नैहर में भी तो हालत अच्छी नहीं है। भाई सौतेला है और उसके अपने ही 5-5 बच्चे हैं। कैसे गुजारा होता होगा। मेरी आंखों में 2 नीली आंखें उमड़ आई। हमहू साथे जाए। काश कि मैं उसे साथ ला पाई होती। गांव से लौटकर मैंने माँ से पूछा, माँ क्या बीरेसर काका की 2-3 लड़कियों को तुम नहीं पाल सकती? मुझे भी तो कितना सूना लगता है। पर माँ ने साफ मना कर दिया था। ना बसुली बीरेसर को तू नहीं जानती। भारी गुस्सैल, रावण और कंस से भी बड़ा पापी। तिवारी वंश का कलंक बनाकर भगवान ने उसे भेजा है। और ऊपर से तेरी छोटकी काकी की फूटी किस्मत। रावण के घर सती सीता। शराब कबाब में कोयलरी की कमाई फूंक फूंक कर साल साल लड़कियां पैदा करने में पीछे नहीं। और यह भी सहन नहीं होता कि लड़कियों पर कोई दया दिखाए। एक बार तेरे बाबूजी ने समझा बुझाकर चिट्ठी लिखी भी थी तो लाल स्याही में भद्दी गालियां लिखकर उधर से आ गई थी। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। इधर 2-4 दिनों से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। रात के 2 बजे हैं। मेरी खिड़की से झांकता खुले आकाश में चतुर्दशी का चांद तैरता हुआ कच्ची हल्दी के रंग की चांदनी छिड़कता धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। मेरे कमरे का आधा भाग चांदनी में धुला हुआ है, आधे भाग में अंधेरा है। यह अंधेरा हिस्सा मेरा गांव है जिससे चलकर कई प्रेत छाएं मुझे जकड़ने के लिए चांदनी के छोर पर अपनी विकराल बाहें फैलाए खड़ी हैं। मेरे सामने से कई डोलियां उठ रही हैं। इनमें सुरसती है, सामली है, रमुली है। 7वीं डोली में बिंदा बैठी है, हल्दी रंगी साड़ी में लिपटी कंचन काया, अंग अंग पर दब दब दीपते, सामने पॉलिश चढ़े गिलट के गहने। ये प्रेत छायाएं 7 डोलियां उठाए अंधेरे की आड़ लेकर भागती चली जा रही हैं। यह अंधेरा छुटकी काकी के मटमैले आंसुओं में डूबकर और भी गहरा होता चला जा रहा है। वे बाल फैलाए छाती कूट कूट कर बिलख रही हैं, मेरी बेटियों को मत बेचो। बीरेसर काका की शराब में डूबी चेतना, वंश के अभाव की पीड़ा और दहेज की सामर्थ्यहीनता के कड़वे आवेग में बनैल सुअर की तरह चित्कार करती अपने दोनों पंजों को फांसी के फंदे बना बनाकर अपने ही गले तक बार बार ले जा रही हैं। दांत पीसती हुई एक आत्महंता मुद्रा जो 1-2 नहीं 7-7 बेटियों को जिंदा गला घोंटकर मार देने की विवशता के आखिरी किनारे तक पहुंची ना मरती है, ना जीवित रह पाती है। डोलियां सामने से गुजरती चली जा रही हैं। बीरेसर काका ने पैसे देकर दामाद नहीं खरीदे, लेकिन बेमोल अपनी बेटियां तो बेच ही दी। पीली धोती का छोर कुर्ते की जेब में खोसे यह दूल्हों की जमात आगे बढ़ी। कोयले की खदान से छांटकर निकाले गए चमकते काले टुकड़े भोजपुर के पुरुष रत्नों में से चुन चुन कर जुटाए गए ठीकरे जो लाठी के जोर पर बीरेसर काका की गाय सी रंभाती बेटियों को जीवन भर जिबह करेंगे। और वह रहा बिंदा का दूल्हा, एक आंख पत्थर की, बिना पलक झपकाए शीतला के सांप का बदला अपनी क्रूर हंसी में चुकाता, बिन की डोली के साथ साथ चलता। सोने की पुतली को अपने चंगुल में जकड़कर खा जाने के लिए उद्यत काला दैत्य। यह आखिरी डोली भी मेरे सामने से दूर चली गई। बांस वन को पार करती कहारों के पैरों तले रौंदी जा रही आम की सूखी पत्तियों की चरमराहट और बिंदा की सिसकियाँ धीमी पड़ती जा रही हैं। लकड़ी के धुएं से काले पड़े बर्तनों को रगड़ती बिंदा की गोरी गुलथुल बाहें बेंत सी पतली
बेदम होकर झूल पड़ी हैं। धुएं और कालिक में सनी उसकी नीली आंखों से खून टपक रहा है। लात मुक्कों की चोट खा खा कर भी उस दैत्य की भूख मिटाने के लिए उसे अंधेरी कोठरी में जलते दिए की ढीठ रोशनी रोज बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिन भर ठेकी पर धान कूटकर चावल बनाने में अपनी नीली आंखों के चकनाचूर हुए सपनों की भूसी बिखराती वह रात भर कुटती पिसती टुकड़े टुकड़े बिखर जाने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह भोजपुर के अंधेरे गांव की 7वीं बेटी है। गांव में आने वाले हर पहुना से उसकी चिरौरी चलती है। एक बार, बस एक बार माई से मिला दो। लेकिन सारे पहुने बहरे हैं और गूंगे भी। बीरेसर के भीतर का बाप कब का मर चुका है। छोटकी काकी पथराई हुई अहिल्या है। उसकी कोख शायद उस अगले जन्म की प्रतीक्षा में जड़ है। जब उनके मातृत्व को सार्थक बनाता कोई राम उनके आंचल की धूल झाड़ेगा। गिलट को सोना बताकर समधी के हवाले करने के बाद बीरेसर काका ने मुंह नहीं दिखाया। बिंदा को सब सहना है, क्योंकि उसके बाप ने उसके सास ससुर को धोखा दिया है। फिर एक रात बुखार की गहरी बेहोशी में भरपूर रौंदी जा रही चुकने के बाद बिंदा उन्मादिनी से उठकर जलती लालटेन का सारा किरासन अपने ऊपर छिड़क लेती है। भक, उसकी तार तार साड़ी और मैले साए का छोर पकड़ती आग की लपटें उसे घेर रही हैं। सारा गांव सो रहा है। बिंदा जल रही है। उसकी आर्त पुकार एक हिचकी बनकर मेरे कंठ में उभरती है। दीदिया हमहू साथे जाइब। और मैं पसीने से तर बतर बदहवास जग पड़ती हूँ। अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया है। बिजली चली गई है और बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा। सहसा मिसेस दुबे के क्वार्टर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कई टॉर्च की रोशनियाँ एक साथ क्वार्टर के करीब आती दिखाई पड़ रही हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर उधर बढ़ती हूँ। मिसेस जोशी अपने क्वार्टर से निकलकर मिसेस दुबे के क्वार्टर से होती हुई मेरे करीब आ गई हैं। जानती हो वासवी, दुबे की 7वीं लड़की मर गई। बेचारी, उसकी माँ एकदम चुप है। रोना तो दूर रहा, कुछ बोलती तक नहीं। बुढ़िया सास लगातार रोए जा रही है। मैं सुन्न सी मिसेस जोशी को देखती हूँ। 7वीं बेटी की माँ का रोना आप नहीं देख पाएंगी मिसेस जोशी, वह तो मैं देख रही हूँ। पत्थर हो गई होंगी मिसेस दुबे। अच्छा ही हुआ मर गई। जन्म के 2 दिन बाद मर जाना कहीं बेहतर है, 17 साल तक रोज रोज मरने से। मिसेस जोशी बौखलाई से मुझे देख रही हैं। शायद मेरी आंखों में झांकती बिंदा की प्रेत छाया को वे सह नहीं पा रही हैं। अब मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं कच्ची उम्र में जल मरने वाली बिंदा की स्मृतियों का शव कंधे पर ढोती भोजपुर के एक अंधेरे गांव से सीधे उठकर चली जा रही हूँ। मेरा पूरा संस्कार उस आदिम अंधेरे के विरुद्ध लड़ने के लिए मुष्टिबद्ध हो रहा है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।